हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट कॉम टॉपर। तो चलिए आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 3, जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ज़रूरत क्यों पड़ा, ये सब चीज़ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आप लोग के लिए बहुत अच्छे से नोट्स बना के रखें। जी हाँ, बहुत लोग बोलिए कहाँ से बनाए नोट्स। हर चीज़ का हम रेफरेंस लेकर के बनाए, बुक का, कॉपी, अपने कॉपी का, अपने नोट्स का। 2-3 तरह का बुक्स है, NCERT, DK गोयल, TS ग्रेवाल, ठीक है। और नेट से भी कुछ रेफरेंस लिया हुआ है हम, ठीक है। क्योंकि बिना हम तो भगवान नहीं है अकाउंट्स का, हमको भी कहीं ना कहीं से रेफरेंस लेना है, तब तो आपको यहाँ पे करेक्टली एकदम सही तरह से समझाया जा सके, ठीक है। ये नियम कानून कौन बनाया हुआ है? हम लोग के पूर्वज लोग, ठीक है। शुद्ध भाषा में बोले तो पूर्वज लोग हम लोग ये बना के गए हैं, इसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता क्या है? सिद्धांत। प्रिंसिपल्स कहने का मतलब सिद्धांत। तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर स्टैंडर्ड रूल्स। क्या है? रूल्स है, नियम। यूज टू रिकॉर्ड करने के लिए एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है। रूल्स करने का मतलब नियम कानून, रूल्स रेगुलेशन होता है ना, आपके स्कूल में नियम कानून होगा, रूल्स होगा। रूल्स को हम लोग क्या प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नहीं, हम लोग का स्कूल का ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है, ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ उसी तरह अगर हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंटिंग करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, जितना भी चीज़ कर रहे हैं तो हर चीज़ का रिकॉर्ड करने का, जैसे हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं शुरू 2-4 लेक्चर से, कि रिकॉर्ड करना है हर ट्रांजेक्शन को। किस ट्रांजेक्शन को? बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। लेकिन किस तरह से रिकॉर्ड करना है, उसका नियम क्या है, उसका कानून क्या है, वो कौन बताएगा? वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है, वो नियम बता रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है। यूज टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। अब आप इतना जो अकाउंटिंग किए, अकाउंटिंग बनाइएगा आप लोग किस चीज़ के लिए? रिपोर्ट करने के लिए। रिपोर्ट किसी को? रिपोर्ट करना मतलब किसी को देना, सौंपना, किसी को बताना कि ये देखिए मेरा ये चीज़ हुआ। आप कल को जा करके हम आपको अगर पूछेंगे एज ए इन्वेस्टर कि इस साल का आपका कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो आप हमको रिपोर्ट करेंगे, दिखाइएगा रिपोर्ट कि हाँ ये पूरा जो है इस साल का मेरा रहा है। तो इसको रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट करना क्या होता है, कैसे होता है, ये कौन बता रहा है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में ये बताया गया है। तो सिंपल भाषा में बोले तो क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर स्टैंडर्ड रूल है, ठीक है। यूज टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई क्यों? क्योंकि जिसे पैसा में माप सकते हैं उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसके अलावा हम लोग किसी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। देखिए, दे मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर अंडरस्टैंडेबल, रिलायबल एंड कंपेरेबल। किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? कि ये ईजी कर देता है, ईजी वे में। अगर हम कोई चीज़ को सिस्टमेटिक वे में बनाते हैं तब तो हम लोग के लिए ईजी हो जाता है कोई भी चीज़। जैसे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बैलेंस शीट हम आपको दिखा रहे हैं, इमेज में आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले एसेट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एसेट्स है। तो एसेट्स के अंदर भी पहले क्या लिखना है? पहले करंट एसेट्स लिखना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट लिखना है। तब जाके आप टोटल एसेट्स कीजिएगा। यहाँ पे पहले करंट एसेट का टोटल करंट एसेट हुआ, फिर टोटल फिक्स्ड एसेट हुआ, फिर टोटल एसेट बताएं कि हम लोग का 14,59,800, 14,59,800 यहाँ पे टोटल आया आप लोग का टोटल एसेट। आपका सब टोटल एसेट कितना? उसी तरह लाइबिलिटीज़ हम लोग लिखते हैं, तो पहले करंट लाइबिलिटीज़ लिखेंगे, उसका टोटल करंट लाइबिलिटीज़ करेंगे, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो बोल दीजिए, उसका हम लोग टोटल करेंगे, फिर बताएंगे टोटल लाइबिलिटीज़ कितना है। तो ये क्या है? सिस्टमेटिक वे में एक रूल्स दिया है, नियम कानून है कि इस तरह करके आपको बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट बनाने का एक और तरीका भी है, ये भी है, वो कंपनीज के लिए था, ये सोल प्रोप्राइटरशिप में जो आप लोग इस साल क्लास 11 में पढ़ेंगे, इस तरह से करिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका लाइबिलिटीज़ लिखाता है, राइट हैंड साइड एसेट लिखाता है। पहले फिक्स्ड एसेट लिखिएगा, फिर करंट एसेट लिखिएगा, टोटल कीजिएगा। ये टोटल जो है एसेट साइड का लाइबिलिटी साइड से मैच होना चाहिए। लाइबिलिटी साइड में पहले क्या होता है? पहले कैपिटल लिखा जाता है, फिर लाइबिलिटी शुरू करते हैं, उसमें पहले करंट लाइबिलिटी, और प्रॉफिट लॉस कुछ हुआ है तो फिक्स्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी यहीं पे आता है, वो हम आपको बताएंगे। तो इस तरह एक सिस्टमेटिक वे बनाया गया कि लेफ्ट साइड में एसेट, इस लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज़, राइट साइड में एसेट्स लिखना है। तो ये कौन बता रहा है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बता रहा है, सिद्धांत बता रहा है आप लोग का कि रूल इस तरह से आप लोग करेंगे तब तो आप इसको थोड़ा इजी वे में अंडरस्टैंड कर पाइएगा। मान लीजिए मिक्स कर दीजिएगा कि पहले एसेट लिख रहे हैं, फिर इधर ही थोड़ा 1-2 को लाइबिलिटी लिख दे रहे हैं, फिर एसेट लिख दे रहे हैं, फिर लाइबिलिटी लिख दे रहे हैं, तो क्या इसको कंपेयर करना, समझना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? उसी तरह अगर आप यहाँ जैसे कि अभी आपको बैलेंस शीट दिखाएं, एक तरफ एसेट लिखा हुआ है, एक तरफ लाइबिलिटी लिखा हुआ है, तो कितना ईजी हो जा रहा था समझना कि हाँ एसेट पढ़ना है तो इस साइड हम लोग पढ़ेंगे, एसेट सब इस साइड है, लाइबिलिटीज़ पढ़ना है तो इस साइड है। क्यों? क्योंकि वो ईजी वे में अंडरस्टैंडेबल हो, रिलायबल हो, हर चीज़ जितना चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं एसेट लिख रहे हैं तो उसके साथ इनवॉइस अटैच्ड होना चाहिए। वो कौन नियम बताता है? आगे पढ़ेंगे हम लोग रूल्स कि आपका हर चीज़ का इनवॉइस होना चाहिए, वाचर होना चाहिए, जिसको आप लोग देख के विश्वास कर सकें, ठीक है। कंपेरेबल हो सकता है, कंपेयर कर सकें सबको, कंपेयर इस साल का बैलेंस शीट मिला के
अगला साल का मान लीजिए सेकेंड ईयर का बैलेंस शीट है, तब मैच कर पाइएगा कि पिछला साल मेरा पास कैश जो है 2 लाख था, इस साल 2 लाख था, पिछला साल 5 लाख दिखा रहा है, तो 3 लाख कहाँ यूज हुआ कंपेयर कर पाइएगा। वही चीज़ को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्यों करते हैं हम लोग? ये रूल्स नियम कानून है टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर अंडरस्टैंडेबल, रिलायबल एंड कंपेरेबल। कौन कर सकता है इस तरह? फॉर ऑल यूजर्स, जितना भी लोग यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर, हम लोग पढ़े हैं लास्ट चैप्टर में कौन लोग होते हैं, लाइक इन्वेस्टर्स, ओनर्स, गवर्नमेंट, ठीक है। दे आर नोन एज गैप, इसको हम लोग गैप भी बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। डेवलप थ्रू कॉमन प्रैक्टिसेस, लॉजिक एंड एक्सपीरियंस। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रूल्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कहाँ से आ गया? आसमान से टपका है क्या? नहीं, आसमान से नहीं टपका है, इसको हम लोग सीखे हैं। बहुत से लोग एक्सपीरियंस लेने के बाद लॉजिक के साथ, प्रैक्टिस के साथ इसको एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट अक्रॉस ऑल फार्म्स। सब कंपनी लोग अपने एक वे में बैलेंस शीट बनाएगा, तब तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ एसेट इधर ही देखना है तो एसेट कंपेयर करेंगे सबका, इसके पास कैश इतना है, अगला कंपनी का देख रहे हैं तो कैश इतना है, ठीक है। इसलिए हम लोग को अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ना जरूरी पड़ा और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को लाना जरूरी पड़ा ताकि हम लोग एक तरह से इसको कंपेयर कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल की विशेषताएँ क्या है? तो देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, ठीक है। इसको ह्यूमन लोग बनाए, इसमें साइंटिस्ट के जैसा नहीं कि कुछ केमिकल डालें, कुछ मिक्स किए और ये आ गया प्रकट हो गया एकदम हवा से, ठीक है, वैसा नहीं है। यूनिफॉर्म रूल्स है ये सब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड फॉर क्लैरिटी, यूज्ड वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है, ठीक है, विथ क्लैरिटी, फॉर क्लैरिटी के लिए। दे आर नॉट साइंटिफिक लॉज बट कैन चेंज विथ टाइम एंड बिजनेस नीड्स। ये लोग चेंज हो सकता है थोड़ा थोड़ा कि नहीं, ये इसको थोड़ा और अच्छा वैसे हम लोग ये रूल्स, जैसे आप लोग अपना स्कूल में देखते हैं रूल्स नियम कानून यहाँ इस तरह, थोड़ा सा उसमें कुछ चेंज आएगा नहीं, आपसे अब इस तरह से करना है, फॉलो करना होगा आप लोग को, ठीक है। थोड़ा मोड़ा रूल्स नियम कानून टाइम टू टाइम इस सब में चेंज आते रहता है, ठीक है। प्रिंसिपल इज एक्सेप्टेड इफ इट्स रेलेवेंट, यूजफुल है, ऑब्जेक्टिव, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस्ड। बायस्ड करने का मतलब क्या बोलते हैं उसको? एक तरफ बायस्ड करने का मतलब इसको हम ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को कम कर रहे हैं, सबके लिए बराबर होना, उसको हम लोग बोलते हैं अनबायस्ड। किसी के लिए ज़्यादा लगाव रख लिए हैं तो ऐसा इसमें नहीं होता, फिजिबल होता है, इजी टू अप्लाई है, ठीक है। जैसे कि नीट, इसीलिए हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम लोग बोल रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। क्यों? क्योंकि मेड है और यूनिफॉर्म रूल्स है, वर्ल्ड वाइड फॉर और यूज होता है वर्ल्ड वाइड फॉर क्लैरिटी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। डेप्रिसिएशन रूल्स दे आर कॉमनली यूज्ड अक्रॉस इंडस्ट्रीज आर यूज्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो डिप्रिशिएट करने का, अगर किसी चीज़ को अगर आप डिप्रिशिएट कर रहे हैं, हर का रूल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो अलग अलग रूल है, ठीक है, ये दिया गया है। तो इसको भी हम समझाएंगे डिप्रिसिएशन वाले चैप्टर में भी, ठीक है। अब देखिए ज़रूरत क्या पड़ा, नीड फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग किसी भी चीज़ का रूल्स नियम कानून बनाना, आपके स्कूल में नियम कानून क्यों बनाए? इसी तरह अकाउंटिंग करने के लिए नियम कानून क्यों बनाएंगे? आप लोग खुद सोचिए, ताकि यूनिफॉर्म हो, सबको एक जैसा दिखे, तब तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे कि इस कंपनी का एसेट इस तरह दिख रहा है, इस कंपनी का एसेट इस तरह दिख रहा है, इस तरह कंपनी का इतना एसेट है, इसका इतना लायबिलिटी है, इसका बैंक ओवरड्राफ्ट है तो लायबिलिटी साइड दिख रहा होगा, चाहे क्या हो रहा होगा, ठीक है। कंपेरेबल हो, रिलायबल हो फॉर ऑफ फाइनेंस, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसलिए तो हम लोग इसका ज़रूरत पड़ा, ताकि सबको एक यूनिफॉर्म वे में बनाए, सब बच्चा एक साथ वाइट ड्रेस में आए, कि मंडे को वाइट ड्रेस में ही आना है, ट्यूसडे को पी ड्रेस में ही आना है। क्यों बनाते हैं? ताकि एक सब साधारण, एक साथ पूरा क्लास में एक साथ एक जैसा सबको दिखे। उसी तरह अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बनाया गया ताकि यूनिफॉर्म हो, कंपेरेबल हो, रिलायबल हो, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। यूजर्स कैन इजीली कंपेयर कंपनीज परफॉर्मेंस विद अदर्स एंड अक्रॉस ईयर्स। दूसरे के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं और अपने साथ भी दूसरे सालों के साथ, सालों करने का मतलब ईयर्स बाई ईयर्स, वो साला नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए, विदाउट सेट प्रिंसिपल्स डिफरेंट मेथड्स वुड कंफ्यूज यूजर्स। अब हम बोलेंगे कल को जाकर के तुम बना रहा है, मान लीजिए आप लोग बना रहे हैं बैलेंस शीट, आप बोलेंगे नहीं हम इधर लायबिलिटी लिखेंगे, इधर एसेट लिखेंगे। हम फिर आएंगे इधर से, ये आपका था, आपका था, ये मेरा है, हम बोलेंगे हम इधर लायबिलिटी लिखेंगे, इधर एसेट। अब उधर से कोई तीसरा थर्ड पार्टी आया, वो बोलेगा नहीं हम इतना लाइन नहीं करेंगे, हम एक ही साथ लिख देंगे, पहले लायबिलिटी फिर एसेट फिर लायबिलिटी फिर एसेट। कन्फ्यूजन होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए इसको एक जैसा बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ज़रूरत पड़ा और हर बिजनेस को फॉलो करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड एजम्पशंस, क्या क्या एज्यूम किया जाता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, क्या क्या एज्यूम करेंगे हम लोग, प्रिज्यूम करके रहेंगे, एज्यूम क्या करेंगे कि अकाउंटिंग करने से पहले मान लीजिए कोई भी बिजनेस का, मान लीजिए कोई बिजनेस है, ठीक है, मोनू लिमिटेड करके कोई, ठीक है, मोनो लिमिटेड, उस बिज़नेस का अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं
तो क्या क्या सेट्स ऑफ रूल, नियम कानून आपको दिमाग में क्या रहना चाहिए, किस चीज़ को दिमाग में रख के आपको उस चीज़ का अकाउंटिंग करना है, जर्नल एंट्री पास करना है, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही ये दोनों आता है, P&L और बैलेंस शीट, ठीक है। या तो इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलिए या तो P&L अलग अलग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ध्यान में रखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, एज्यूम क्या करेंगे हम लोग, एजम्पशंस देखिए लिखा हुआ है, एजम्पशन, एज्यूम क्या करना है आपको अकाउंटिंग करते वक्त। सबसे पहला क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट बिजनेस विल कीप रनिंग इन द फ्यूचर। क्या है, एज्यूम्स करता है ये गोइंग कंसर्न, इसे चलता रहेगा, गोइंग जा रहा चल रहा है। मान लीजिए किसी भी बिजनेस का आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये सोच के तो नहीं कर रहे हैं ना कल ये बिजनेस खत्म होने वाला है, डूब जाएगा आप, नहीं। इसको इस तरह से एज्यूम करना है कि आपका बिजनेस जो है अनंत काल तक चलने वाला है, सालों साल चलेगा, ये ईयर बाय ईयर चलते ही रहेगा। तो किसी भी चीज़ का आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, उस बिजनेस का, तो आपको एज्यूम करके चलना है कि सालों साल ये चलने वाला है, ठीक है, वो मान के चलना है। गोइंग कंसर्न, एज्यूम दैट बिजनेस विल कीप रनिंग इन द फ्यूचर, चलता ही रहेगा, बंद नहीं हो जाएगा एक साल चल के, उसको एज्यूम करके आपको उसका अकाउंटिंग करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट वही बोलता है। सो लॉन्ग टर्म एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट परचेज कॉस्ट एंड नॉट सोल्ड ऑफ वैल्यू। इसलिए हम लोग क्या मान के चलते हैं, जैसे कि आप कोई मशीन खरीदें कितना का मशीन खरीदें, मान लीजिए आप लोग 1 लाख का मशीन खरीदें, 1 लाख का, ठीक है। तो आप लोग क्या किए फर्स्ट ईयर में, आप इसको क्या पूरा इसी साल दिखा दीजिएगा 1 लाख का खर्चा, कि हाँ 1 लाख का खर्चा हो गया, 1 लाख एक्सपेंस में अपना दिखा दे रहे हैं एक्सपेंस, नहीं। यही तो कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि 1 साल में ही आप क्या इसका बेनिफिट, जो मशीन का बेनिफिट जो आप 1 ही साल में लेने वाले, नहीं। इसको धीरे धीरे करके आप लोग डेप्रिशिएट कीजिएगा, आप लोग मानिएगा, पहले एज्यूम कीजिएगा, क्या बोलते हैं इसको, पहले आप लोग प्रेडिक्ट कीजिएगा कितना साल चलेगा, मान लीजिए 5 साल चलने वाला है ये मशीन, तब आप लोग क्या कीजिएगा, एक्सपेंस में दिखाइएगा आप लोग इसको, ठीक है। एक्सपेंस में आपको दिखाना है हर साल, लेकिन हर साल कितना कितना दिखाइएगा। अगर 5 साल तक चलेगा मशीन, मतलब हर साल 20-20 हज़ार रुपये का आपका उसका वैल्यू गिरते जा रहा है, 20-20 हज़ार का, ठीक है, 20-20 थाउजेंड, ये ठीक है, 20-20 हज़ार घटेगा, पहला साल 20 हज़ार घटेगा, फिर दूसरा साल 20 हज़ार घटेगा, फिर 20 और फिर 20, तब जाके तो आपका 1 लाख खत्म हो जाएगा। तो क्या अलग अलग ईयर में आप दिखा रहे हैं ना, 20 हज़ार खर्चा जो आपका मशीन में हुआ है अलग अलग ईयर में दिखाना है आपको, 20 हज़ार, फिर 20 हज़ार, फिर अगला, एक ही साल नहीं दिखाना है। क्यों, एक ही साल आप दिखा देते हैं, अगर आप मानते हैं कि इसी साल सब पूरा खत्म, बिजनेस डूबने वाला है, चलिए खत्म हो गया, कि इसी साल खर्चा हुआ, इसी साल हमको प्रॉफिट निकालना है, वो इसीलिए बोला गया है कि गोइंग कंसर्न, आपको मान के चलना है कि कोई चीज़ में आपको बेनिफिट आने वाला है, तो उसको आप लोग क्या है अलग अलग साल में दिखाइएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, इफ मशीन इज बाउट फॉर 10 लाख एंड लास्ट फॉर 10 ईयर, मतलब 10 लाख का मशीन खरीदें और वो मशीन जो है 10 साल चलने वाला है, तो इट्स कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर 10 ईयर, उसका जो खर्चा जो है 10 साल में फैला देंगे। जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग फैलाएँ, 1 लाख का खर्चा जो है 20-20 हज़ार में फैला दिए 5 साल में, ठीक है। उसी तरह 10 लाख का खर्चा 10 साल में फैला देंगे 1-1 लाख रुपया से, इंस्टीड ऑफ फुली चार्ज इन ईयर 1, पहला ही साल में पूरा नहीं चार्ज करना है। क्यों, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि बिजनेस पूरा 10 साल अनंत काल तक चलने वाला है, गोइंग कंसर्न। ये कॉन्सेप्ट वही बोलता है कि एज्यूम्स द बिजनेस विल कीप रनिंग इन द फ्यूचर, चलता रहेगा। आप लोग उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा पूरे डिटेल में, विथ एग्जाम्पल हम इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं, ठीक है। कुछ भी दिक्कत है आप लोग कमेंट कीजिए मेरे वीडियो में, हम उसको फिर से सॉल्व करेंगे, फिर से समझाएंगे, आपको पर्सनली वीडियो कॉल में लेंगे और समझाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, दिस अकाउंटिंग मेथड the same accounting method like depreciation and stock valuation should be used every year for proper comparison. changes can be made but must be disclosed. अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेम अकाउंटिंग मेथड फॉलो होना चाहिए, ठीक है, सेम अकाउंटिंग मेथड। जैसे मान लीजिए कि डिप्रिसिएशन करने का मतलब आप लोगों को अभी नहीं आइडिया होगा, मान लीजिए डिप्रिसिएशन करने का वैल्यू, कोई भी मशीन लिए हैं, ठीक है, मशीन लिए हैं रुपीज़ 1 लाख का, ठीक है, तो 1 लाख का मशीन हर साल 20-20 हज़ार करके 5 ईयर में हम लोग जो इसको डिवाइड कर रहे हैं। ये 20-20 हज़ार आ कैसे रहा है, ये 20-20 हज़ार आने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग मान के चलिए कि यहाँ पे जो हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड, डिप्रिसिएशन चार्ज करने का 2 मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। किसी कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, हम डिप्रिसिएशन इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे, अभी इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, बस आप लोग मान के चलिए कि डिप्रिसिएशन का 2 मेथड होता है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, और ये होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो मान लीजिए पहला साल इससे आप चार्ज कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन इससे निकाल रहे हैं,
सेकेंड ईयर में आप डिप्रिशिएट इसमें, फिर थर्ड ईयर में इससे कर रहे हैं, फोर्थ ईयर में इससे कर रहे हैं, फिफ्थ ईयर में इससे कर रहे हैं, तो नहीं, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा आपको। देखिए वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा था, सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड एवरी ईयर फॉर प्रॉपर कंपेरिजन। कंपेयर आप कब कर पाइएगा, जब एक ही मेथड को आप हर साल फॉलो कर रहे हैं, एक ही चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं हर साल, तभी तो आप कंपेयर कर पाइएगा। कभी कुछ कीजिएगा कभी कुछ कीजिएगा तो कैसे कंपेयर कीजिएगा, ठीक है। वही बोल रहा है कि कंसिस्टेंट रखना आपको। चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चेंजेस कैन बी मेड, चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट मस्ट बी डिस्क्लोज। जब आप लोग बैलेंस शीट बनाइएगा तो उसको नीचे में थोड़ा हम लोग नोट करते हैं कि इस साल जो है हम लोग अपना मेथड चेंज किए हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग शिफ्ट हो गए रिटर्न डेवलपमेंट मेथड। लेकिन कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि सेम अकाउंटिंग शुड बी फॉलोड, ताकि हर साल आप लोग नहीं चेंज कीजिए 5-6 साल 10 साल में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर साल चेंज कीजिएगा तो इच पिच किच किच नहीं हो जाएगा। आप लोग भी सोचिए, कभी आप लोग मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आपका स्कूल जाने का रोड आप यहाँ पे आपका स्कूल है मान लीजिए, ठीक है, जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन ये इसको चीज़ को बहुत बढ़िया से समझते हुए चलना है। मान लीजिए ये एक रास्ता से गए, पहला रास्ता ये है आपको, ठीक है, आपको यहाँ पे जाने में लगता है 30 मिनट मान लीजिए। अभी आपका एक दूसरा रास्ता इधर से घूम के जाने का एकदम 1 घंटा वाला रास्ता है, एकदम 1 आवर लगेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए तो हर दिन आप इससे ही जाइएगा, इस रास्ता से ही जाइएगा हर साल, इस रास्ता से, तब तो 30 की जगह कभी 25 होगा तो आप बोलिएगा। अब इस रास्ते से जाइएगा, बोलिएगा कि नहीं इधर तो 30 मिनट लगता है, इधर तो अगला अभी आज हमको आने में हमको लगा 1 घंटा, फिर अगला दिन बोलेगा हमको 30 मिनट लगा। क्या कंपेरिजन सही है? नहीं। हर साल आप एक रोड से हर दिन एक रोड से जाइएगा तब तो आप कंपेयर कर पाइएगा। नहीं, आज उसी रोड से आए लेकिन हमको टाइम कम लगा, क्यों कम लगा, तब तो आप उसको फाइंड कीजिएगा। अलग अलग रास्ते से जाएगा तो कंपेयर करना मुश्किल है कि नहीं, आप ही लोग सोचिए। वही बोलता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, रेवेन्यू करने मतलब इनकम, जो अभी आपका इनकम है जी, हम लोग को पिछला चैप्टर में हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़े रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है। शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन दे हैपन, जब ये हो जाएगा, आपका खर्चा हो जाएगा कहने का मतलब हैपन, जैसे हुआ आप लोग रिकॉर्ड कर दिए। नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, ठीक है। दिस हेल्प्स नो रियल प्रॉफिट ऑफ ए पीरियड, ठीक है। कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका सैलरी है, आप अपना सैलरी दे रहे हैं एक पर्सन को जो है आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, वहाँ पे एक जन को सैलरी देते हैं, हर महीना का 1-1 हज़ार रुपया आप उसको देते हैं, तो 12,000 आपको देना होगा हर साल का, मान लीजिए, ठीक है। तो आपको मालूम है कि 12,000 खर्चा होगा। अगर मान लीजिए, वही बोलता है कि मान लीजिए इसको साल भर में आप 10,000 ही दिए हैं, 10,000 पेड है, ठीक है, 2,000 अभी बाकी है आपका, 2,000 नहीं दिए, अनपेड है, ठीक है, अनपेड है, अभी नहीं दिए, तो क्या आपका ये इस साल का खर्चा नहीं है? इस साल का ही तो खर्चा है, भले आप पे करें या नहीं करें, लेकिन खर्चा तो आपका इसी साल का है। इसी साल में आप बताइएगा ना, हम आपको बोलेंगे कि इस साल का आपका कितना प्रॉफिट हुआ। जैसे कि मान लीजिए आप 1 लाख रुपया लगाएं अपना बिजनेस में, ठीक है, टोटल खर्चा 1 लाख रुपया लगाएं, उसको बिजनेस किसी तरह करके बिजनेस किया, आपका इनकम जो है आपका हो गया 80,000 का, ठीक है। मान लीजिए आपका भी इनकम हुआ 80,000 का, और एक्सपेंस में आपको मान लीजिए सिर्फ सैलरी हो रहा, मान लीजिए, बस एग्जांपल दे रहे हैं, 10,000 का सैलरी दिखा रहे हैं, आप बोलिएगा कि 70,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो क्या ये सही है? ये 2,000 जो आप नहीं दिए आपका खर्चा नहीं है, इसी साल का तो खर्चा है, भले आप पे किए कि नहीं। रिकॉर्डेड व्हेन दे हैपन, जैसे हो गया आपका खर्चा, आपको इसी साल ही दिखाना है, कि नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। इसका मतलब ये नहीं कैश नहीं दिया तो आपका खर्चा ही नहीं है, तो 2,000 आप नहीं दिखाएगा, आपका लॉजिकली तो 68,000 होना चाहिए खर्चा, मतलब प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे 2,000 और तो ऐड होगा। यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूड, जैसे एक्रूड हुआ, खर्चा हुआ, पैसा दिए चाहे नहीं दिए, इनकम हो गया आपका, इसी साल का इनकम है। मान लीजिए आपको कहीं से इनकम हुआ और 10,000 बाकी था, कहीं से आपको मिला नहीं है, तो क्या आपका इनकम नहीं है? इसी साल का तो इनकम है वो, इसको तो आपको दिखाना होगा, भले मिला चाहे नहीं मिला, पैसा आपको कैश में मिला है चाहे नहीं मिला, दिखाइएगा तो इसी साल। वही बोल रहा है, इस साल का खर्चा, इस साल का रेवेन्यू इसी साल ही दिखाना है, भले आपको पैसा मिला हो चाहे नहीं मिला हो, पैसा आप दिए हो चाहे नहीं दिए हो, ठीक है। एक्सपेंस में केस में क्या आएगा, दिए चाहे नहीं दिए, खर्चा तो आपको इसी साल का है, इनकम हो रहा है उसी तरह इसी साल का है, तो आपका वही दिखाना है, एक्रू कर लेना है। एक्रू करना मतलब इसी साल ही दिखाना है, एक्रूअल बेसिस पे चलना है, एक्रूड कर लेना है कि इस साल का खर्चा इसी साल हमको दिखाना है। वही बोलता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट कि शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन दे हैपन, हो गया रिकॉर्ड कर देना है। नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, कैश पेमेंट हुआ चाहे नहीं हुआ, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। इस साल का खर्चा हम इसी साल दिखाएंगे, इस साल का इनकम हम इसी साल दिखाएंगे, इस साल का मेरा टोटल इनकम इतना है, रिसीव हुआ चाहे नहीं हुआ बात का बात है। वही बोलता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
और यहाँ पे भी एग्जांपल दिया हुआ, रेंट फॉर मार्च 2024 रिसीव्ड इन अप्रैल इज रिकॉर्डेड एज मार्च इनकम। ठीक है, ये हम लोग बाद में समझेंगे, आपको वो जो एग्जांपल दिए वो बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस एंटिटी को। तो बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। अभी आप हैं, मान लीजिए आप कौन है, मोनू है, आप ओनर हैं, आप बिजनेस में पैसा लगाएं, कितना 10 लाख रुपया लगा दिए अपना बिजनेस में, बिजनेस। तो ये और ये अलग पर्सन है, ये लोग सेपरेटली ट्रीटेड होगा, ये और ये बिजनेस, ये नहीं आपको मिक्स कर देगा, मोनू मतलब ये बिजनेस, सोनू मतलब ये बिजनेस, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस का मतलब बिजनेस, इसका अलग आइडेंटिटी है, इसका अपना लीगल पहचान अलग होगा, इसका पैन कार्ड अलग से बनेगा, आपका पैन कार्ड अलग रहेगा। ये नहीं कि आप ही का पैन कार्ड से बिजनेस चल रहा है, नहीं, सबका अलग नाम है। आप कभी भी इन्वॉइस बनता है, इन्वॉइस आप बनाइएगा बिजनेस में, तो क्या आपका नाम से बनेगा मोनू कुमार? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मोनू कुमार के नाम से नहीं बनेगा। जो भी नाम रहेगा आपका उस बिज़नेस के नाम से बनता है। ठीक है, उस बिज़नेस के नाम से बनेगा। मान लीजिए त्रिमूर्ति लिमिटेड है, त्रिमूर्ति लिमिटेड है, तो त्रिमूर्ति लिमिटेड के नाम से बनेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो ये लोग दोनों को सेपरेट ट्रीट करना है, बिजनेस अलग ट्रीट होगा और ओनर अलग ट्रीट होगा। ये लोग दोनों को सेम नहीं ट्रीट करना है। बिजनेस एंड ओनर्स आर ट्रीटेड सेपरेट एंटिटीज, दोनों अलग अलग है। बिजनेस रिकॉर्ड्स ओनली इट्स ट्रांजेक्शन, नॉट पर्सनल वंस ऑफ ओनर। ठीक है, बिजनेस जो अपना ट्रांजेक्शन कौन सा रिकॉर्ड कर, बिजनेस का ट्रांजेक्शन अपना चीज़ रिकॉर्ड करेगा। आप अपना घर में कुछ भी खर्चा कर रहे हैं, पैसा लगा दिए यहाँ पे 10 लाख, ठीक है, तो 10 लाख लगा देने के बाद बोलिए घर में हम राशन लेकर के आए हैं 5,000 का, इसको रिकॉर्ड कर दीजिए, तो क्या बिजनेस उसको रिकॉर्ड करेगा? बिजनेस बोलेगा भाई आप अपना समझिए, हम अपना ट्रांजेक्शन जितना होगा बिजनेस से रिलेटेड हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, आप अपना पर्सनल चीज़ पर्सनली देखिए। ठीक है, वही बोलता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओनर्स हाउस और कार इज नॉट सोन एज बिजनेस एसेट। आपका घर में कार है, मशीन है, सोफा है, ओनर के घर में, आपके घर में, मोनू के घर में कुछ भी है, तो क्या उसको बिजनेस दिखाएगा एसेट? वो मोनू के लिए एसेट, क्या वो बिजनेस के लिए एसेट है? नहीं, वो बिजनेस के लिए एसेट नहीं। बिजनेस अपना जब खरीदेगा, कार, ट्रक जो भी खरीदेगा, ठीक है, वो एसेट होगा बिजनेस के लिए, ना कि घर वाला भी इसको इंक्लूड कर दे। नहीं, वो जो 10 लाख दिया है बस वही इसका कैपिटल माना जाएगा, उसको बस उतना इन्वेस्ट हुआ और कुछ इसका घर से कोई लेना देना नहीं, सबको अपना अपना सेपरेट मानना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया से। ऑनर्स विथ ट्रैवल एज रिकॉर्डेड एज ड्राइंग, इसको हम लोग बहुत बढ़िया से आगे सीखेंगे हम लोग। ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब ये क्या बोलता है? ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी, नॉन फाइनेंशियल आइटम्स आर इग्नोर्ड इवन इफ इट्स इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? मनी मेजरमेंट जी, हर वो चीज़ शुरू में भी बताए थे पहला क्लास में, आज हम फिर बता रहे हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग करते वक्त उसी चीज़ को रिकॉर्ड करना है जिसको हम लोग मनी में मेजर कर सकें, पैसा में। जो हम बेस्ट एग्जांपल आप लोग को दिए थे कि आपका मालिक जो रोड पार करवा दिए किसी, क्या उसको मेजर कर सकते हैं पैसा में? नहीं। एम्प्लॉय लोग स्ट्राइक कर दिया, क्या उसको पैसा में क्या कर सकते हैं मेजर? नहीं कर सकते हैं। तो हर वो चीज़ जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं पैसा में, उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। नॉन फाइनेंशियल आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड। जैसे कि एम्प्लॉय का स्किल्स, मेरा स्किल्स बहुत है, हम क्या भगवान है, मेरा स्किल्स तो बहुत ज़्यादा है, इसकी स्किल्स को रिकॉर्ड कर दीजिए, भगवान मेरे साथ काम कर रहे हैं। मेजर कर पाइएगा मेरा दिमाग को आप लोग पैसा में? नहीं। स्ट्राइक, एम्प्लॉय लोग का स्ट्राइक इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, ठीक है, बट परचेज ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड। क्यों? मशीन खरीदे हैं 10 लाख में, पैसा क्लियर कट दिख रहा है 10 लाख में, मेजर कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कीजिए। यही कॉन्सेप्ट बोलता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस इज डिवाइडेड इंटू फिक्स्ड टाइम पीरियड, यूजुअली ए ईयर। तो अकाउंटिंग जो आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप 10 करोड़ अपना बिजनेस में लगाए हैं, तो क्या डेली डेली बोलिएगा अरे आज का प्रॉफिट कितना हुआ, कल का प्रॉफिट कितना हुआ, फिर परसों का प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो क्या डेली डेली आप प्रॉफिट कीजिएगा? नहीं, प्रॉपर आप क्या कीजिएगा, 1 साल का, 1 अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर जो आएगा प्रॉपर एकदम 1 साल का, यूजुअली 1 साल का होता है अकाउंटिंग ईयर। और अकाउंटिंग ईयर आपका कहाँ से शुरू होता है? आपको पिछला वीडियो में भी बताया था, आज हम फिर बता रहे हैं कि आज से आप लोग का ईयर कब से शुरू होगा? हैप्पी न्यू ईयर 1 अप्रैल से, और ख़त्म कब होगा? 31 मार्च से। ये होता है अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। और वो जो आप लोग फॉलो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कहाँ से शुरू होता है? 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर। तो यही वहाँ पे बोल रहा है बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू फिक्स टाइम पीरियड, ठीक है, यूजुअली ईयर टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल स्टेटस रेगुलरली, ठीक है। ये क्या करता है? अकाउंटिंग पीरियड ही बता रहा है। एक पीरियड कितना साल करे, कितना दिन करेगा? 1 साल करेगा। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट वही बोलना चाह रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग ये भी बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला कॉन्सेप्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है अभी आप लोग देखिएगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट, द एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट प्राइस पेड
टू एक्वायर देम। तो एसेट जब भी रिकॉर्ड कीजिएगा आप लोग, एसेट क्या है, मशीन मान लीजिए आप लोग का एसेट है, इसको 10 लाख में खरीदे हैं तो उसको उसी प्राइस में रिकॉर्ड करना है। अपना बैलेंस शीट जब बनाइएगा, अपना एसेट जब बताइएगा, तो मशीन को किस पे रिकॉर्ड करना है, 10 लाख पे, ठीक है। मार्केट वैल्यू इजंट कंसिडर्ड आफ्टर परचेज। अब मान लीजिए ये 10 लाख में जो आप लोग खरीदे हैं, आज के दिन में 1 साल के बाद इसका वैल्यू जो है 15 लाख हो गया, तो क्या आप 15 लाख दिखाने लगिएगा अपना बैलेंस शीट में? अपना अकाउंटिंग जब कीजिएगा तो क्या इसका 15 लाख दिखाइएगा? नहीं, वो तो गलत हो जाएगा। तो वही बोल रहा है हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट प्राइस टू एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड टू एक्वायर देम। एक्वायर देम मतलब उन लोगों को खरीदने में कितना लगा, उसी अमाउंट पे हम लोग उसको जो है रिकॉर्ड करेंगे। मार्केट वैल्यू जो है इजंट कंसिडर्ड आफ्टर परचेज। परचेज कर लेने के बाद मार्केट में उसका क्या वैल्यू चल रहा है, 10 लाख से 15 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, 10 लाख से 1 लाख हो गया, कोई लेना देना नहीं। मेरा तो पैसा गया ना भाई, 10 लाख ही तो गया, हम 10 लाख ही मानेंगे, कितना वैल्यू, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग पढ़ते जाइएगा, आप लोग नहीं समझ में आएगा हमको कमेंट कीजिएगा। आप लोग को एग्जाम्पल हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल हम आप लोग को बहुत बढ़िया से यहाँ पे लिख के बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट चलिए, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। टू एवरी ट्रांजेक्शन एफेक्ट्स टू अकाउंट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। अभी तक आप लोग का आइडिया लग गया होगा कि अकाउंटिंग करते वक्त तो जितना भी ट्रांजेक्शन है, कभी भी अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे मान लीजिए, तो हमेशा एक डेबिट होगा। डीआर का मतलब आज से आप लोग को डॉक्टर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डेबिट। और सीआर का मतलब क्रेडिट, CREDIT, क्रेडिट। तो कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस में तो दो अकाउंट इफेक्ट करेगा, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। अकाउंट कितना भी हो लेकिन टोटल जो अमाउंट होगा, ये 10 लाख डेबिट हो रहा है तो 10 लाख क्रेडिट भी होगा। अकाउंट अलग हो सकता है, अकाउंट हो सकता है डेबिट जो है 5 अकाउंट हो गया, लेकिन क्रेडिट एक ही अकाउंट हो रहा है, ठीक है, एक ही अकाउंट हो रहा है, लेकिन टोटल वैल्यू जो है ये भी 10 लाख होगा और ये भी 10 लाख ही होगा। तो डेबिट क्रेडिट इक्वल होगा, अकाउंट से लेना देना नहीं है। वही यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं आप लोग को कि डुअल एस्पेक्ट ये फॉलो करता है। डुअल एस्पेक्ट करने का मतलब हर एक डेबिट का क्रेडिट होगा ही होगा, टोटल में अमाउंट मैच करेगा लेकिन अकाउंट का जरूरत नहीं है। तो एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स 2 अकाउंट, 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। दिस इज द बेस ऑफ डुअल एंट्री सिस्टम। जैसे हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे, आप लोग देखिएगा बहुत बढ़िया से ये कॉन्सेप्ट और बढ़िया समझ में आने लगेगा कि एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अब हम चाह रहे हैं इसको इसी वीडियो में ख़त्म करें या अगले वीडियो में लेकर के जाएँ, ठीक है। एक सेकेंड हम इसको देख लेते हैं पहले, ठीक। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड और सर्विस इज डन, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड, ठीक है। तो रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना, अपना इनकम को आपको कब दिखाना है, व्हेन ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। मान लीजिए आप कपड़ा बेच रहे हैं, क्लॉथ, कपड़ा बेच दिए किसी को, थर्ड पार्टी को, तीसरा आदमी को बेच दिए, ठीक है। ओनरशिप इज ट्रांसफर और सर्विस इज डन, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। तो ओनरशिप तो आप ट्रांसफर कर दिए, ओनरशिप माने आज आया दुकान में खरीद के लेके चला गया, आप तो ओनरशिप देती हैं उसको, पैसा आपको मिला हो चाहे नहीं मिला हो सकता है आप उधार में बेचे हो, कल को जा करके आप 2-4 दिन बाद आपको पैसा मिलेगा, तो आप तो दिखा दीजिएगा ना कि हाँ रेवेन्यू हो गया, मेरा इस साल का रेवेन्यू हो गया है, 10,000 का हम इसको कपड़ा बेचे थे, आप दिखाइए। जैसे अभी पिछला 1-2 कॉन्सेप्ट में हम अभी बताएं थोड़ा देर पहले, ये तो आपका इसी साल का इनकम है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा। व्हेन, तो कब रिकॉग्नाइज कर लीजिए, जब आप बेच दिए उसी समय रिकॉग्नाइज कर लेना है, ठीक है। जब आप बेच दिए तभी ओनरशिप आप उसको दे दिए, पैसा भले मिला हो या ना मिला हो, ठीक है। तो वहीं पे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, गुड्स सोल्ड इन जनवरी, पेमेंट रिसीव्ड इन अप्रैल, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड इन जनवरी। क्योंकि आप गुड्स बेच चुके हैं, जनवरी में दे दिए सामान, घर लेके जाके टी-शर्ट पहन के पुराना ना करके उसको फाड़ के हो सकता है फेंक भी दिया हो, तो आपको जनवरी में ही रिकॉर्ड कर लेना है, जब आप उसको ओनरशिप दे दिए, ना कि जब आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो एवरी एक्सपेंस मस्ट बी मैच्ड विथ रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड टू नो करेक्ट प्रॉफिट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बहुत बढ़िया है कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है बताते हैं आपको, कि इस साल का खर्चा जो है एक्सपेंसेस मस्ट बी मैच्ड विथ रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड, ठीक है। आपका 1 अप्रैल से लेकर के जो है 31 मार्च तक चल रहा है, तो इस साल का खर्चा, इस पीरियड में जितना भी एक्सपेंस हुआ है और इस साल का जितना भी रेवेन्यू हुआ है, भले आपको पैसा मिला हो या नहीं मिला हो, बात का बात है, पैसा दिए हो या नहीं दिए हो, इस साल का खर्चा जो है इसी साल का रेवेन्यू से आपको मैच करना है, ना करके अगला साल आप लेकर के आ गए कि नहीं अगला साल। अब जैसे मशीन लेकर, जैसे मान लीजिए आपको मशीन का एग्जांपल नहीं देते, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। मान लीजिए आप सैलरी दिए, और जैसे कि अभी आपको पिछले एग्जांपल दिए थे कि 12,000 सैलरी देना था,
अब मान लीजिए उसको 15,000 दे दिए, तो क्या जो 3,000 जो आप एक्स्ट्रा दिए हैं उसको, क्या आपका इस साल का खर्चा है? नहीं, वो तो अगला साल का खर्चा है ना, वो तो अगला साल में हम दिखाएंगे। हम आपको बोलेंगे इस साल का कितना प्रॉफिट हुआ है। अब मान लीजिए आपका इनकम हुआ था टोटल 80,000, उसमें से आप घटा रहे हैं अपना 15,000 का खर्चा, 65,000 का हो गया। ठीक है, 65,000 का मेरा जो है प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये था आपका इनकम, ये था एक्सपेंस, और ये आपका हो गया प्रॉफिट। तो क्या ये 65 इस साल का आपका इस साल का इनकम इस 12 महीना में जो अकाउंटिंग ईयर में जो है, क्या आपको 65,000 का हुआ है इनकम, प्रॉफिट हुआ है? मतलब नहीं, क्योंकि जो 3,000 जो आप एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं खर्चा, वो तो अगला साल का है भाई, आप अगला साल में दिखाइए। वही बोल रहा है मैचिंग कॉन्सेप्ट कि इस साल का खर्चा जो है इस साल का रेवेन्यू से मैच करना है, ना कर कि अगला साल, इस साल का रेवेन्यू इसी साल का खर्चा से मैच करना है, ना कर कि अगला साल अभी हम इसी साल में कर दे रहे हैं, फिर अगला साल जाइएगा फिर उसमें अगला साल दिखाएगा 3,000 हम दिए। नहीं, वैसा नहीं करना है। आपका क्या होगा, 80,000 माइनस 12,000, ये कितना आएगा आपका 68,000। ठीक है, तो आपको उस तरह से करके मैच करना है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। इस साल का खर्चा इसी साल का, उसी तरह इनकम में भी हो सकता है अगला साल का इनकम जो आपको इसी साल दे दिया हो कोई, ठीक है, ले लीजिए आप एडवांस में पैसा ले लीजिए। तो नहीं, अगर इस साल का है एडवांस तो इसी साल में ही लेंगे, अगर वो अगला साल का है तो अगला साल का एक्सपेंस हम लोग उसको मैच करेंगे। ध्यान रखिएगा, वही बोल रहा है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। तो क्या है, तो ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड विथ प्रूफ लाइक बिल्स, इनवॉइसेस टू अवॉइड बायसनेस। अब जितना भी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, अकाउंटिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं? अकाउंटिंग कर रहे हैं, जैसे आप बोलिएगा कि मशीन खरीदे, हम मशीन खरीदे 10 लाख का, अरे भाई 10 लाख का मशीन खरीदे तो इनवॉइस तो होगा आपके पास, इनवॉइस तो दिखाइएगा ना। वही बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कीजिए, कोई बात नहीं है, रिकॉर्ड कीजिए, लेकिन मस्ट बी रिकॉर्डेड विथ प्रूफ, प्रूफ होना चाहिए, लाइक बिल्स होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, टू अवॉइड बायसनेस, बायसनेस अवॉइड करने के लिए, और क्या, फ्रॉड अवॉइड करने के लिए, ताकि कुछ आगे जाकर के जाली काम ना हो जाए। 10 लाख की जगह हम 20 लाख दिखा रहे हैं, प्रूफ दिखाइए। आप लोग अकाउंटिंग में लिख दे रहे हैं 10 लाख का सामान खरीद के लेके आए हैं, उसका इनवॉइस नहीं है मेरे पास, हो सकता है आप उसको 1 लाख में ही खरीद के लाएं, बोगस दिखा दे रहे हैं आप लोग, यहाँ पे झूठ लिख रहे हैं, तो वो प्रूफ के साथ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी उसका होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। अगला दिन जो छोटा वीडियो रहेगा, बस ये 3 कॉन्सेप्ट है, 15-20 मिनट में इसको भी हम सल्टा देंगे। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना। बहुत उम्मीद करते हैं आप लोग को ये जो 11 का 11 कॉन्सेप्ट जो है बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। ये नोट्स हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, इससे सिंपल नोट्स। देखिए पढ़ने के लिए ये जो है, अभी आप बोलिएगा नहीं बुक में तो इसका पूरा आधा पेज का दिया हुआ है, कंसिस्टेंसी का आधा पेज दिया हुआ है, हम देखे हुए आप लोगों का बुक भी आधा पेज का दिया हुआ है, कैसे होगा? नहीं, आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आप लोगों को समझना है, एक एक विथ परफेक्ट एग्जाम्पल दे करके हम आप लोगों को समझाएं हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ समझ में नहीं आया है कमेंट कीजिए, हम उसको बताएंगे, हर चीज़ को वापस से डिस्क्राइब करेंगे आप लोग को वीडियो कॉल में ले करके हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, और टेस्ट भी कंडक्ट करवाना है। ठीक है, उम्मीद रखिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ठीक है, खुद भी स्वस्थ रहिए और घर वालों को भी स्वस्थ रखने के लिए बोलिए, स्वस्थ रहने के लिए बोलिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। ये 3 कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग पढ़ के ख़त्म कर देंगे और इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, बाकी रहा याद करने का, तो आप लोग इससे इस नोट से ही याद कर सकते हैं, सिंपल है। क्योंकि आप लोग 10-10, 15 पेज का, आधा पेज का, तो हर चीज़ का तो मीनिंग नहीं याद कर पाइएगा। सिंपल वे में जो हर चीज़ समझ में आए, आप लोग खुद ही एग्जाम्पल बना के दे सकें, उस तरह से हम आप लोगों को उस ईजी वे में आप लोग को हम समझाएँ हैं। तो चलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना लेकर के जाते हुए आप लोग अपना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो मुझे भी थोड़ा तारीफ़ कर दीजिए कमेंट में मेरे बारे में, हाँ सर आप बहुत बढ़िया समझा रहे हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आगे जा करके आप लोग को और अच्छे से अच्छे तरीक़े से समझा सकें विथ एग्जाम्पल। जैसा कि आप लोग हम बोले थे अपना इंट्रोडक्शन वीडियो में, उसी तरह हम प्रॉमिस किए हैं आप लोगों को, तो प्रॉमिस अपना हम निभाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय।